वेलकम बैक एवरीवन। देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और उसमें आप सिंधु सभ्यता का जो इतिहास है उसके बारे में पढ़ रहे थे। इसी को आज आगे पढ़ते हैं। यदि आपने हमारे स्टडी एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे और लोगों की भी हेल्प हो सके। देखिए, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनका आर्थिक जीवन यानी इकोनॉमी लाइफ कैसी थी उनकी, तो उसके बारे में सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों के उत्खनन से प्राप्त हुए अवशेषों से ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ यानी अच्छी थी। उसमें सबसे पहले जो वहाँ के लोग हैं सिंधु सभ्यता के, उनके आर्थिक जीवन वो कृषि करते थे। सिंधु सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। यहाँ गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल तथा विभिन्न प्रकार के फल उगाए जाते थे। लेकिन डॉक्टर A.L. बासम के अनुसार सिंधु वासियों को चावल का ज्ञान नहीं था, परंतु अब लोथल, रंगपुर आदि स्थानों पर चावल के अवशेषों प्राप्त होने से यह विचार बन गया है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो चावल की खेती भी करते थे। नेक्स्ट, पशुपालन। देखिए, जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो पशु पालते थे। ये गाय, बैल, भेड़, भैंस, बकरी, कुत्ता आदि को पालते थे, लेकिन ये लोग अश्व से अपरिचित थे। नेक्स्ट, इनका जो कपड़े बुनना। देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो कपड़े की बुनाई भी जानते थे। बड़े पैमाने पर सूती कपड़ा बनाया जाता था। विभिन्न स्थलों की खुदाई से सूत काटने के चरखे और तकलियां बड़ी मात्रा में प्राप्त हुई हैं। इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो कताई बुनाई का काम भी करते थे। उद्योग व अन्य व्यवसाय। देखिए, जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वह शिल्पकला में अत्यंत दक्ष थे। ये लोग विविध उद्योग धंधे भी किया करते थे, जिसमें इनका मुख्य काम था वस्त्र निर्माण, आभूषण बनाना और मिट्टी के बर्तन बनाना। इनके आदि उद्योग धंधे प्रचलित थे। लेकिन इसके अलावा भी सिंधु सभ्यता के लोग कताई, बुनाई, रंगसाजी, कुम्हारगिरी, लोहारगिरी, सुनारगिरी व बढ़ईगिरी आदि का व्यवसाय भी करते थे। नेक्स्ट, इनका जो व्यापार, ये लोग व्यापार भी करते थे, उससे भी ये परिचित थे सिंधु सभ्यता के लोग। सिंधु सभ्यता के लोग सुमेरिया, बेबीलोन, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, मिस्र आदि देशों में व्यापार करते थे। वैदेशिक व्यापार, जो वैदेशिक का मतलब है विदेश में व्यापार, थल व जल दोनों मार्गों से किया करते थे। थल पर बैलगाड़ियों एवं जल में जहाजों का उपयोग करते थे। इस सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल और सोतका कोह थे। आपको याद रखना है ये चीज। अब देखिए, सिंधु सभ्यता की जो राजनीतिक स्वरूप है उसको भी अपन जान लेते हैं। गार्डन चाइल्ड के अनुसार यदि अपन इसको देखते हैं तो उनका मानना है कि सिंधु सभ्यता के निवास गृहों, सार्वजनिक भवनों, स्नानगारों, विभिन्न मार्गों आदि का नियोजन तथा व्यवस्थित रूप से यह प्रमाणित करता है कि यहाँ का प्रशासन विकसित एवं संगठित था। इसी के लिए एक मेके आए थे, मेके महोदय, उनका कहना था कि मोहनजोदड़ो में एक प्रतिनिधि शासक प्रशासन करता था। इसी के संदर्भ में एक और साइंटिस्ट, इतिहासकार हुए थे जिनका नाम था व्हीलर, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो व्हीलर का मानना था कि मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था धर्म गुरुओं और पुरोहितों के हाथों में केंद्रित थी। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत योजनाबद्ध निर्माण को देखते हुए ही गार्डन चाइल्ड ने कहा था, गार्डन चाइल्ड आपने देख लिया है, उन्होंने क्या कहा था कि जो सिंधु सभ्यता के निवास गृहों, सार्वजनिक भवनों, स्नानगारों, विभिन्न मार्गों आदि का नियोजन व व्यवस्थित रूप यह प्रमाणित करता है कि यहाँ का प्रशासन विकसित एवं संगठित था। इसके बाद में अपन को पढ़ना है जो सिंधु सभ्यता है नगर निर्माण एवं वास्तुकला। तो नगर निर्माण की सिंधु सभ्यता का नगर कैसे हुआ, कौन कौन से उसके नगर थे, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, नगर निर्माण योजना जो आपको स्क्रीन पर देख रही होगी,
सिंधु सभ्यता की जो नगर निर्माण योजना थी, इसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कालीबंगा, लोथल और वड़ावली से प्राप्त होती है। सिंधु सभ्यता कालीन नगरों में चौड़ी चौड़ी सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं, जो प्रायः एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इस प्रकार प्रत्येक नगर अनेक खंडों अर्थात मोहल्लों में बंट जाता है। ठीक है, क्या होता है, अनेक खंडों एवं मोहल्लों में बंट जाता है। प्रमुख सड़कों से गलियां निकलती थीं, जो 1 से 2 मीटर चौड़ी थी। मोहनजोदड़ो में एक 11 मीटर चौड़ी सड़क थी, जो संभवतः राजमार्ग रही होगी। नगरों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था होती थी। सड़कों के किनारे नालियां होती थी, जो पक्की व ढली हुई होती थी। देखिए सिंधु, इनका भवन निर्माण भी देख लेते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं, नगर निर्माण की भांति भवन निर्माण में भी अत्यंत कुशल थे। ठीक है, अत्यंत कुशल थे। इस तथ्य की पुष्टि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त भग्नावशेषों, मतलब भवनों के अवशेषों से होती है। सिंधु सभ्यता में विभिन्न प्रकार के भवन प्राप्त हुए हैं। इसके बारे में देखिए, एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे आपका साधारण भवन, साधारण लोगों के रहने के मकानों का निर्माण सड़क के दोनों ओर किया जाता था। साधारण भवनों का आकार जरूरत के अनुसार छोटा व बड़ा होता था। ये महल जो है 1 या 2 मंजिल होते थे। ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए पत्थरों व ईंटों की सीढ़ियां होती थी। ठीक है, इसके अलावा आपको पढ़ना है, देखिए जो सार्वजनिक एवं राजकीय भवन है। सिंधु सभ्यता में विभिन्न स्थलों के उत्खनन के परिणाम स्वरूप यह तथ्य प्रकाश में आया है कि साधारण भवनों के अतिरिक्त यहाँ पर सार्वजनिक और राजकीय भवन भी हुआ करते थे। मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन के अवशेष प्राप्त होते हैं, जो लगभग 70 मीटर लंबा, 24 मीटर चौड़ा है। इस भवन की दीवारें 1.50 मीटर मोटी हैं। इस विशाल भवन में अनेक कमरे, भंडारगार व 2 आंगन हैं। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो में भी इसी प्रकार का एक अन्य भवन प्राप्त हुआ है, जो 71 मीटर लंबा, इतना ही चौड़ा, एक विशाल हॉल और जिसकी छत 20 खंभों से टिकी हुई है। इसके फर्श पर अनेक स्थानों पर चौकियां बनी हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए सार्वजनिक स्नानागार। मोहनजोदड़ो की खुदाई से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। स्नानागार का आकार जो है यह 39 फीट चौड़ा व 8 फुट गहरा है। इसके प्रत्येक ओर जल तक पहुंचने के लिए ईंटों की सीढ़ियां लगाई गई थी। इसके अलावा यहाँ पर आपका अन्य भंडार गृह भी पाया गया। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से कुछ अन्य विशाल भवन भी मिले हैं, जिन्हें इतिहासकार बताते हैं कि यह अन्य भंडार गृह थे। यह अन्य भंडार गृह हड़प्पा में राजमार्ग के दोनों ओर 1.25 मीटर ऊंचे चबूतरों पर 6-6 की पंक्तियों में बने हुए हैं। अन्य भंडार गृहों की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर है। देखिए अब अपन को पढ़ना है सिंधु सभ्यता का विकास। सिंधु सभ्यता का विकास तथा सिंधु सभ्यता की जो कला है, यहाँ का आर्ट है, उसके बारे में पढ़ना है कि यहाँ का जो आर्ट है कैसे डेवलपमेंट हुआ। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों के उत्खनन से अनेक मूर्तियां, बर्तन, कलश, मोहरे, आभूषण आदि प्राप्त हुए, जिनके तत्कालीन कला तथा ललित कला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। जैसे स्थापत्य कला। देखिए जो स्थापत्य कला है, सिंधु सभ्यता के लोग उच्च कोटि के इंजीनियर थे। विशाल अन्नागार तथा सार्वजनिक स्नानागार बनाना साधारण कोटियों के शिल्पियों का काम नहीं था। इससे ही ज्ञात होता है कि यहाँ के उच्च कोटि के इंजीनियर थे भाई। सेकंड है आपका मूर्तिकला। मूर्तिकला के क्षेत्र में सिंधु वासियों ने विशेष उन्नति थी। विभिन्न स्थलों के उत्खनन में मिट्टी, पत्थर और धातुओं से बनी अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यतावासी मूर्तिकला में अत्यंत दक्ष थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियों में बैठे हुए पुरुष की मूर्ति सर्वोत्तम है।
यह मूर्ति किसी देवता अथवा धार्मिक गुरु की प्रतीत होती है। खुदाई में कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। यह त्रिभंगी मुद्रा में खड़ी हुई है। यह खड़ी हुई है। नेक्स्ट है आपका चित्रकला। देखिए, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे भाई, वो चित्रकला भी जानते थे। उनकी चित्रकारी के नमूने बर्तनों और खिलौनों आदि पर देखने को मिलते हैं। इस काल में प्रायः बेल, बूटे, पशु पक्षी तथा पेड़ पत्तियों आदि के चित्र बनाए जाते थे। बात यहीं खत्म नहीं हुई है। अभी सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं संगीत व नृत्य कला में भी जानते थे। नृत्य कला है यहाँ पे आप कला कर लीजिए, है ना। नृत्य कला में भी रुचि रखते थे। सिंधु सभ्यता के लोग नृत्य तथा संगीत कला में भी परिचित थे। खुदाई से प्राप्त नर्तकी व मूर्ति व ढोलक तबले भी मिलते हैं। मिलते जुलते चित्रों से स्पष्ट होता है कि संगीत एवं नृत्य कला भी उन्नत अवस्था में थी। देखिए, इसके अलावा पढ़ते अपन को धातु कला। भाई, ये धातु कला में भी इनका बहुत ज्ञान था, है ना। सिंधु सभ्यता के लोग धातु कला से भी परिचित थे। धातु कला के अत्यंत सोने, चांदी और तांबे आदि के आभूषणों का निर्माण करते थे। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे उस समय, है ना। मोहर निर्माण कला, है ना। इसके बाद में आपको पढ़ना है मोहर निर्माण कला। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों की खुदाई में मोहरें बहुतायत में प्राप्त हुई। ये मोहरें लाख, पत्थर और चमड़े आदि पर बनी हुई है। इनमें से बहुत सी मोहरों पर सांड, हाथी, बाहर सिंगा आदि पशुओं की आकृति बनी हुई है। यदि आपसे क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता की जो मोहरें हैं उस पर किस किस की आकृति बनी हुई है, तो सांड, हाथी, बाहर सिंगा आदि पशुओं की, ठीक है। इसके अलावा ये लोग जो लेखन कला का भी इनको ज्ञान था। सिंधु सभ्यता की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं से ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को लिखने की कला का ज्ञान था। सिंधु वासियों की लिपि चित्रात्मक थी। इस लिपि में प्रत्येक चित्र से किसी एक विशेष शब्द का बोध होता था, किंतु अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। देखिए, ये अपठनीय है ना। इसकी आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।